गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 4 सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है आपका जो टॉपिक है जो है पोलिनेटेड सॉइल, जिसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। आज इसके विषय में छात्रों जो है अध्ययन करेंगे। आज के टाइमिंग पे छात्रों जो है जिस तरीके हमारी जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है वैसे ही हमारी मृदा भी जो है प्रदूषित हो रही है, जो कि हमारे कल कारखानों के द्वारा और जो लघु उद्योग किए जा रहे हैं और फसलों में कुछ विषाक्तकारी जो है कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इन सब कारणों की वजह से जो है हमारी मृदा जो है प्रदूषित हो रही है। और जिस तरीके से हमारा भारत विकसित होने के कगार पे चल रहा है या विकसित हो रहा है जो है, वहाँ पे कई योजनाओं का हमारा जो है भारत सरकार द्वारा जो है जो प्लानिंग की जा रही है जो है कि हमारे कुछ क्षेत्रों में जो है लघु उद्योग चलाए जाएं, कल कारखाने चलाए जाएं। तो इन सब जगहों को एक तरीके से जो है अगर कल कारखानों के लिए अगर यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ की जो हमारी मृदा है वो प्रदूषित हो रही है और वहाँ के आसपास के जो भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं वो भी जो है प्रदूषित हो रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, आज इसके विषय में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे छात्रों जो है। आइए चलते हैं आगे जो है। जैसे मृदा प्रदूषण से तात्पर्य विषाक्त पदार्थों के असामान्य सांद्रता से मिट्टी की दूषित होने से है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारा जो सॉइल है वो एक तरीके से जो है विषाक्त पदार्थों के द्वारा जो है दूषित हो रहा है, जो आगे चलकर जो है एक हानिकारक रूप जो है देखने को मिलेगा। और न ही अगर आप लोग आज के समय में अगर आप देखिए जो है कि इन विषाक्त पदार्थों के द्वारा जो है कई ऐसे लाइलाज बीमारियों का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, जो कि मुख्य कारण जो ये विषाक्त पदार्थ हमारे सॉइल में एक तरीके से मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, इसके द्वारा जो है हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। और अगर हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो भी फसलें हम वहाँ पे उगा रहे हैं और उनके जो अन्न या फल को हम सेवन कर रहे हैं, उसके द्वारा जो है हमें उस टॉक्सिक या विषाक्त पदार्थ जो है हमारे बॉडी में इंजर्ड हो रहा है या प्रवेश हो रहा है, जिसके कारण वो लाइलाज बीमारी से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। और लास्ट में देखा जाए जो है कि व्यक्ति के मृत्यु हो जाते हैं और पौधे भी एक तरीके से देखा जाए अगर विषाक्त पदार्थ सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखा रहे हैं तो पौधे भी नष्ट हो जा रहे हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। यह एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसमें कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन की उच्च सांद्रता वाली मिट्टी के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो कि बेंजीन के द्वारा जो है ये उच्च सांद्रता पर जो है हमारे मिट्टी के संपर्क में आते हैं और इस बीमारी से हमारी सॉइल जो है ग्रसित हो जाती है ल्यूकेमिया के द्वारा जो है। ठीक है, फिर उसके बाद मृदा प्रदूषण के कारण मिट्टी के बंदरंग होने का विवरण देने वाली एक छवि नीचे दी गई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी मिट्टी ऐसे यौगिक होते हैं जो मनुष्यों और अन्य जीवित जीवों के लिए हानिकारक विषाक्त होते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कुछ मिट्टी में ऐसे विषाक्त पाए जाते हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं
और अन्य जीवित जीवों के लिए भी हानिकारक और विषाक्त जो है एक तरीके से साबित होते हैं छात्रों। ठीक है। उसके बाद हालांकि अप्रदूषित मिट्टी में ऐसे पदार्थों की सांद्रता इतनी कम होती है कि वे आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो इकोसिस्टम हमारा है उसके द्वारा जो है जो कुछ मृदाएं प्रदूषित हैं वो जो है आसपास के एरिया को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब एक या एक से अधिक ऐसे विषाक्त पदार्थों की सांद्रता इतनी अधिक हो जाती है कि जीवित जीवों को भी नुकसान हो सकता है तो मिट्टी को दूषित कहा जाता है। इसका अर्थ यह है छात्रों जो है कि जैसे अगर एक से अधिक विषाक्त अगर हमारे मिट्टी में मिल रहे हैं जो है और पशु या मनुष्य के संपर्क में अगर आ रहा है जो है तो वो विषाक्त जो है पशुओं और जीवित मनुष्यों और सभी के लिए जो है एक मिट्टी को दूषित करने को एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा प्रदूषण का मूल कारक अक्सर निम्नलिखित में से एक होता है। पहला हमारा जो है कृषि कीटनाशकों का अत्यधिक अनुचित उपयोग, फिर दूसरा आता है अत्यधिक औद्योगिक गतिविधि, फिर तीसरा हमारा आता है अत्यधिक औद्योगिक गतिविधि मतलब कहने का अर्थ ये है कल कारखानों और क्या कहते हैं इनको जो है जब स्टेबल किया जाता है या इन्हें तैयार किया जाता है तो वहाँ के अगल बगल के जो क्षेत्र की मिट्टियाँ होती हैं वो भी उनके धुएं के द्वारा या उनके अवशेष के द्वारा जो है प्रदूषित होते रहते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है औद्योगिक कूड़ा। औद्योगिक कूड़ा का मतलब ये है कि जो हमारे कल कारखानों के द्वारा जो है अवशिष्ट पदार्थ बाहर आता है जो है उसके द्वारा जो है हमारी मिट्टी जो है दूषित होती है छात्रों जो है। ठीक है, उसमें आता है औद्योगिक अपशिष्टों को मिट्टी में छोड़े जाने से मृदा प्रदूषित हो सकता है। कुछ सामान्य मृदा प्रदूषक जो औद्योगिक कचरे से प्राप्त हो सकते हैं नीचे सूचीबद्ध हैं। जैसे पहला हमारा है डाइऑक्सिन कीटनाशकों के निर्माण और कचरे की भस्मीकरण से उत्पन्न होते हैं जो कि ये क्लोरीन युक्त औद्योगिक सॉल्वेंट्स हैं। फिर प्लास्टिक साइजर फैलाने वाले जो है इसके द्वारा जो है मिट्टी हमारी जो है प्रदूषित होती है छात्रों। फिर पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल के द्वारा जो है हमारी सॉइल जो है प्रदूषित होती है। पेट्रोलियम उद्योग कई पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन अपशिष्ट उत्पाद बनाता है जिसके द्वारा हमारी सॉइल जो है प्रदूषित होती है छात्रों। फिर उसके बाद इनमें से कुछ अवशिष्ट जैसे बेंजीन और मिथाइल बेंजीन प्रकृति में कैंसरकारी माने जाते हैं। जो हमने आपको बताया कि कुछ मिट्टी प्रदूषण के द्वारा कुछ ऐसे बीमारी जो है मनुष्यों या जीवित प्राणियों के अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं जो लाइलाज होते हैं। जैसे जो हमने यहाँ पे कहा कि बेंजीन और मिथाइल बेंजीन के प्रकृति में कैंसरकारी माने जाते हैं जो कि एक बीमारी का कारण है छात्रों। ठीक है, उसके बाद कीटनाशकों के द्वारा जो मृदा हमारी प्रदूषित हो रही है। कीटनाशक पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग कीटों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। अगर हम इस कीटनाशक को छात्रों जो है अगर हम अपनी फसलों में जो है छिड़काव कर रहे हैं या उनकी जड़ों के अगल बगल हम उसको रख के उसको मिट्टी को चढ़ा रहे हैं तो उसके द्वारा भी जो है क्या कहते हैं हमारी मृदा जो है प्रदूषित होती है। चाहे वो प्रक्रिया में धीरे धीरे हो मगर वो प्रदूषित होती है क्योंकि कीटनाशकों का प्रभाव मिट्टी और फसल पे सबसे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हमें बीमारियों को रोकने के लिए हमें विषाक्त पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है तभी हमारी फसल बच पाती है। और बचने के बाद जो भी कीटनाशक हमारे सॉइल के प्रवेश करता है जो है वहाँ पे जो है क्या कहते हैं मिट्टी हमारी प्रदूषित होती रहती है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है कृषि में उपयोग किए जाने वाले सामान्य प्रकार के कीटनाशकों में शामिल है। जैसे पहला हमारा है शाकनाशी, खरपतवार और अन्य अवांछित पौधों को मारने नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद कीटनाशक आता है, कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा भी जो है हमारा जो है मृदा प्रदूषित होता है छात्रों, ठीक है। फिर कवकनाशी जो है परजीवी कवक को मारने या उनके विकास को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि जैसे हमारा जो सॉइल के अंदर जो है छात्रों, मिट्टी के अंदर कुछ हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे मिट्टी को फर्टिलिटी करके जो है उसकी उर्वरता शक्ति को जो है बनाए रखती है। अगर हम इन कवकनाशियों का अगर उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो क्या कहते हैं उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे जो है इस कवकनाशी के द्वारा जो है वो मर जाते हैं, जिससे हमारी मृदा जो है प्रदूषित होती है छात्रों, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यावरण में कीटनाशकों का अनजाने में प्रसार आमतौर पर कीटनाशक बहाव के रूप में जाना जाता है। जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण जैसी विभिन्न पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म देता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे कीटनाशक बहाव हैं ये एक तरीके से जो है जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण जैसे विभिन्न पर्यावरणीय चिंताओं को जो है ये जन्म देते रहते हैं जो है, ठीक है। फिर उसके बाद कीटनाशकों में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मृदा प्रदूषक नीचे सूचीबद्ध हैं। जैसे पहला हमारा आता है कि मिट्टी का जो प्राकृतिक प्रदूषण है वो हम बतला रहे हैं। कुछ अत्यंत दुर्लभ प्रक्रियाओं में कुछ प्रदूषक प्राकृतिक रूप से मिट्टी में जमा हो जाते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जैसे हम यूरिया का छिड़काव करते हैं या उसे छिटकवा बीज से अपनी फसल में छींटते हैं तो कभी कभार ये रहता है कि हमारे जो किसान हैं वो जितनी हमारी फसल को यूरिया की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वो यूरिया जो है अपनी फसल को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए खेत में छिड़क देते हैं फसलों में, जो कि पौधा उसे जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उतना वो शोषित कर लेता है। उसके बाद जो भी यूरिया पड़ता है वो अवशेष यूरिया लीचिंग करके जो सॉइल की प्रोफाइल ग्राफिंग सी होता है वो वहाँ पे जाके स्थिर हो जाते हैं और वहाँ से वो धीरे धीरे लीच करके जो है भूमिगत जल में मिल जाते हैं, जो कि उसे हम किसी माध्यम के द्वारा अगर हम ऊपर निकाल के उसे जो है सिंचाई करते हैं तब भी वो जो है हमारे फसलों को प्रभावित करता है छात्रों, ठीक है। आगे ऐसे वायुमंडली द्वारा मिट्टी के अलग अलग जमाव के कारण हो सकता है। इसी प्रकार का मृदा प्रदूषण एक अन्य तरीके से भी हो सकता है जो वर्षा जल के साथ मृदा प्रदूषकों के परिवहन में माध्यम बनते हैं छात्रों, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक मृदा प्रदूषण का एक उदाहरण कुछ शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में परक्लोरेट आयन ClO4- युक्त यौगिकों का भी संचय हो रहा है, जिससे हमारी मृदा का एक तरीके से प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। फिर कुछ प्रदूषक कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव में मिट्टी में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी भी विषाक्त पदार्थ हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं छात्रों जो है कि जिससे हमारी मिट्टी का एक तरीके से प्रदूषण बढ़ता है। फिर उदाहरण के लिए तूफान के दौरान क्लोरीन और कुछ धातुओं वाली मिट्टी में परक्लोरेट्स का निर्माण हो सकता है, जिससे हमारी मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता है। फिर उसके बाद आता है मानव जनित मृदा प्रदूषण, कि मानव जनित के द्वारा क्या मृदा प्रदूषण हो रहा है वो बता रहे हैं। पुरानी इमारतों को गिरने से आसपास की मिट्टी एस्बेस्टस से प्रदूषित हो रही है। फिर निर्माण गतिविधियों के दौरान सीसा आधारित पेंट का उपयोग भी शीशे की खतरनाक सांद्रता के साथ मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है। फिर उसके बाद परिवहन के दौरान पेट्रोल और डीजल का रिसाव पेट्रोलियम में
पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन से मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है, जो कि पेट्रोलियम के दौरान जो है जैसे उनके प्रदूषण के वजह से वहाँ का जो सरफेस होता है जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ को रखा जाता है या फिर इकट्ठा किया जाता है, वहाँ भी मृदा जो है हमारी प्रदूषित रहती है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन से भी मिट्टी का प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद धातु ढलाई कारखानों फाउंड्री से जुड़ी गतिविधियाँ अक्सर धातु प्रदूषकों को आसपास की मिट्टी में फैलाने का कारण बनती हैं छात्रों, जो है जो कि मानव जनित मृदा प्रदूषण का ये उदाहरण है। फिर उसके बाद भूमिगत खनन गतिविधियां भारी धातुओं से भूमि के प्रदूषण होने का कारण बन सकती हैं। अत्यधिक विषैले औद्योगिक रासायनिक कचरे का अनुचित निपटान मिट्टी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर सकता है। फिर उदाहरण के लिए लैंडफिल में जहरीले कचरे के भंडार के परिणाम स्वरूप कचरा मिट्टी में भी रिस सकता है, जिससे हमारी मृदा का प्रदूषण होता है। यह कचरा भूजल को भी प्रदूषित कर सकता है। भूजल अगर कचरा जो है मिट्टी में मिला हुआ है तो धीरे धीरे वो रिसाव करके जो है वो जो हमारा भूमिगत जल होता है उसमें भी जो है प्रदूषित जो है उस जल को कर देता है। फिर उसके बाद आता है कि रासायनिक कीटनाशकों में कई खतरनाक प्रदूषण भी होते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक और अप्रभावी प्रयोग के परिणाम स्वरूप गंभीर मृदा प्रदूषण हो सकता है। फिर शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न मल जल भी मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है। ठीक है, इसका निपटान सही ढंग से न किया जाए तो भी मिट्टी प्रदूषित होती है। इन कचड़ों में कई कैंसरकारी पदार्थ भी हो सकते हैं। उसके बाद मृदा प्रदूषण के नकारात्मक परिणाम क्या हैं वो हम बता रहे हैं कि मृदा प्रदूषण के व्यापक नकारात्मक परिणाम होते हैं जो पौधों, जानवरों, मनुष्यों और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। अगर मृदा प्रदूषित है तो वहाँ पे हमारा पौधा भी प्रभावित होगा, जानवर भी प्रभावित होगा, मनुष्य भी प्रभावित होगा और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम भी जो है मृदा प्रदूषण से प्रभावित होता है छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि बच्चे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसीलिए प्रदूषित मिट्टी इनके लिए अधिक खतरनाक पैदा हो सकता है। इस उपधारा में मृदा प्रदूषण कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का विवरण दिया गया है। फिर उसके बाद आता है मानव प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा संदूषक तीनों चरणों को ठोस, तरल, गैसीय में मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए ये मृदा प्रदूषक कई माध्यमों से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे त्वचा के साथ सीधे संपर्क में, दूषित मिट्टी की धूल के सांस के माध्यम से ये हमें जो है मानव प्राणियों को जो है प्रभावित करते हैं। फिर प्रदूषित मिट्टी के संपर्क में आने से मानव द्वारा होने वाले अल्पकालिक प्रभाव शामिल हैं, जैसे सिर दर्द हो गया, मतली हो गया, उल्टी हो गया, जो कि मृदा प्रदूषण के द्वारा जो है मानव प्राणियों के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे खांसी, सीने में दर्द और घबराहट, त्वचा, आंखों में जलन, थकान और कमजोरी, ये सारी चीजें जो है हमारी मृदा प्रदूषण से मानव प्राणियों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद पौधों और जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषक अक्सर पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी के साथ होता है। ऐसी मिट्टी में पौधों का जीवन पनपना बंद हो सकता है। फिर उसके बाद अकार्बनिक एल्युमिनियम से दूषित मिट्टी पौधों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार का प्रदूषण अक्सर मिट्टी के लवणता को भी बढ़ाता है, जिससे यह पौधों के जीवन के विकास के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारी मृदा प्रदूषित है छात्रों जो है तो उसकी लवणता जो है बढ़ती जाएगी, जो कि फसलों के विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिट्टी में मौजूद अस्थिर संदूषक हवाओं द्वारा वायुमंडल में ले जाए जा सकते हैं। ये भूमिगत जल भंडारों में रिस सकते हैं, इसीलिए मृदा प्रदूषक वायु और जल प्रदूषक में प्रत्यक्ष योगदानकर्ता को हो सकता है।
फिर यह अम्लीय वर्षा वायुमंडल में भारी मात्रा में अमोनियम जारी करके ये योगदान दे सकते हैं, जिससे हमारी मृदा का प्रदूषण होता है। फिर उसके बाद अम्लीय मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल होती हैं, जो मिट्टी की बनावट में सुधार करती हैं और कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में मदद भी करती हैं। फिर इस प्रकार मृदा प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव मिट्टी की गुणवत्ता और बनावट पर भी प्रभाव डालती हैं। फिर उसके बाद प्रदूषण के इस रूप से फसल की पैदावार बहुत प्रभावित होती है। चीन में 12 मिलियन टन से अधिक अनाज, लगभग 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य भारी धातुओं से दूषित होने के कारण मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया है। जैसे चाइना डायलांग द्वारा किए गए अध्ययनों में अनुसार ये बताया गया है कि इसके द्वारा भी जो है मृदा प्रदूषण के द्वारा भी जो है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होता है। फिर आता है कि मृदा प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए। फिर मृदा सुधार से निपटने के लिए कई औद्योगिक विकास की गई है। प्रदूषित मिट्टी के परिशोधन के लिए अपनाई गई कुल महत्वपूर्ण रणनीतियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं, जो कि प्रदूषित मिट्टी की खुदाई, इसके बाद दूरस्थ निर्जन स्थानों पर परिवहन करना, मतलब भेजना। फिर उसके बाद थर्मल उपचार के माध्यम से प्रदूषकों का निष्कर्ष संदूषकों को वाष्प चरण में मजबूर करने के लिए तापमान बढ़ाया जाता है, जिसके बाद उन्हें वाष्प निष्कर्षण के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। बायो रेडिएशन और फाइटोमेडिएशन में मिट्टी के परिशोधन के लिए सूक्ष्म जीवों और पौधों का उपयोग शामिल है। माइको मीडिएशन में भारी धातु संदूषकों के संचयन के लिए कवक का उपयोग शामिल होता है, जो कि इसके द्वारा जो है हम अपने मिट्टी प्रदूषण को जो है नियंत्रित कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।